नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। कहा जाता है कि इफ़ यू डोंट लाइक पोटैटोज यू कैन नॉट बी ट्रस्टेड। आलू सब्जियों में प्रमुख उत्पाद माना जाता है क्योंकि ये वर्ष भर देश के सभी हिस्सों में इसकी उपलब्धता रहती है। आलू की प्रमुख किस्में कौन सी है और इसका उत्पादन किस प्रकार किया जा सकता है, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित है डॉक्टर शैलेश सूद जी। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। डॉक्टर साहब का हम आपको परिचय करवा देते हैं। डॉक्टर शैलेश सूद जी CPRI यानी सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट में वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हैं और आज के विषय पर हम इनसे जो चर्चा करेंगे उसकी हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि इनके द्वारा दी गई जानकारी आज के विषय पर आपके लिए अवश्य लाभप्रद होगी। तो डॉक्टर साहब, चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम मैं आपसे यह जानना चाहूँगा, कहते हैं कि आलू ऐसी उत्पाद है, ऐसी सब्जी है जो वर्ष भर सभी जगह पाई जाती है, लेकिन जो इसका उद्गम है उसे कहते हैं कि भारत में ना होकर के विदेश में है। तो मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि आलू की फसल कहाँ से जो है इसका उद्गम प्रारंभ हुआ था। धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। जैसा कि आपने प्रश्न पूछा कि आलू का उद्गम स्थान हमारा देश भी नहीं है, हमारा प्रदेश भी नहीं है, फिर भी हमारे भारतवर्ष में और प्रदेश में आलू बहुतायत में उगाया जाता है। देखिए, अगर हम बात करें आलू के उद्गम स्थान की, तो आलू का उद्गम स्थान जो है पेरू है। जो अंडेज के माउंटेन हैं वो वहाँ से आलू की उत्पत्ति हुई है, दक्षिण अमेरिका में। ठीक है। उसके बाद आलू जो है, अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो शौकिया तौर पर अंग्रेज जब भारत में थे तो उन्होंने लाहौल वैली में आलू को अपने शौकिया तौर पे उगाना शुरू किया क्योंकि उनको आलू पसंद था। अब जब वो शौकिया तौर पे वहाँ आलू लगना शुरू हुआ तो धीरे धीरे लोगों को आलू की खेती की समझ आई और उनको लगा कि आलू एक व्यावसायिक फसल हो सकती है। तो उस तरह से धीरे धीरे आलू जो है पूरे देश में, प्रदेश में धीरे धीरे फैलता गया। तो इस तरह से आलू जो है हमारे देश की भी मुख्य फसल हो गई। जी डॉक्टर साहब, जब हम अपने प्रदेश के संदर्भ में बात करते हैं तो कौन कौन सी ऐसी इसकी प्रमुख प्रजातियां हैं जिसका हम उत्पादन यहाँ पर कर सकते हैं? क्योंकि देखिए, इसे ऐसा कहा जाता है कि पोटैटो इज़ ए टेम्परेट क्रॉप। तो इस पर आप बताइए कि कौन कौन सी प्रजातियां इसमें जो है आज के समय में प्रदेश में उपलब्ध है जिसका उत्पादन किया जा रहा है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा क्योंकि किसानों को प्रजातियों की जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक उचित प्रजाति ही उनको भरपूर उपज दे सकती है। अगर हम हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो हमारे प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्रों में आलू देखिए प्रायः क्या होता है, गर्मियों के दिनों में लगाया जाता है। अगर हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पे आलू की फसल जो है वो सर्दियों में ली जाती है। और इवन हमारे प्रदेश में भी कुछ ज़िलों में आलू की फसल जो है वो सर्दियों में ली जाती है। जैसे अगर हम बात करें कांगड़ा के कुछ क्षेत्रों की या फिर ऊना ज़िले की, तो वहाँ पे आलू की फसल जो है वो सर्दियों में ली जाती है। लेकिन अगर हम बात करें शिमला, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू या इस तरह के क्षेत्रों की जहाँ पे गर्मियों में भी थोड़ा सा ठंडा रहता है, तो यहाँ पे आलू की फसल जो है वो गर्मियों में ली जाती है। अब अगर हम इनमें प्रजातियों को अगर हम वर्णित करें कि कौन सी प्रजातियाँ गर्मियों के लिए उचित हैं या जिसको हम खरीफ ऋतु बोलते हैं, खरीफ ऋतु के लिए कौन सी प्रजातियाँ उचित हैं, तो हमारे जो संस्थान है इसने बहुत ही इस पे वैज्ञानिक ढंग से रिसर्च की है और जो प्रजातियां हमने विकसित की हैं उसमें अगर बात करें तो कुफरी ज्योति एक पुरानी प्रजाति है जिसका अभी तक भी अच्छा प्रचलन है। लोगों में उसकी अच्छी खासी उसकी डिमांड आती है, लोग उसी का बीज मांगते हैं। लेकिन अभी जो नई प्रजातियां हैं उनकी अगर हम बात करें तो कुफरी हिमालयनी एक अच्छी प्रजाति है जिसको लोग लगाते भी हैं और आगे भी लगा सकते हैं। इसी तरह से कुफरी गिरधारी एक प्रजाति है, उसको लेकिन हम रिकमेंड करते हैं ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों के लिए। जो मध्यम और जो थोड़े से ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पे हमारी एक नई प्रजाति अभी विकसित की गई है, कुफरी करण। इस प्रजाति में पिछेता झुलसा रोग के लिए काफ़ी अच्छी प्रतिरोधिता है। तो इस वजह से जैसे कि
ये सभी को विदित है कि जो हमारे प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियाँ और जो भौगोलिक जो ट्रॉपिकल जोन्स के हिसाब से देखें तो कहीं ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र, कहीं मध्यम पर्वतीय क्षेत्र, कहीं समतल क्षेत्र, मैदानी इलाके हैं। तो आपने बताया कि ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र और मध्यम में जब हम मैदानी इलाकों की बात करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि आलू सभी जगह पाया जाता है, तो उन पर कौन कौन सी प्रजातियाँ आप जो है अनुमोदित करते हैं? देखिए, जैसा कि मैं अभी बता रहा था आपको कि अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पे पिछेता झुलसा, इसको अगर हम अंग्रेजी में बात कहें तो लेट ब्लाइट की बीमारी इसको कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं यहाँ तो ऐसी प्रजातियाँ चाहिए जिसमें पिछेता झुलसा की प्रतिरोधिता हो। लेकिन अगर जैसे आपने प्रश्न पूछा मैदानी क्षेत्रों के लिए, तो मैदानी क्षेत्रों के लिए जो प्रजातियां हैं वहाँ पे पिछेता झुलसा इतना ज़्यादा परेशान नहीं करता है, तो वहाँ मध्यम प्रतिरोधिता भी काम कर जाती है। तो वहाँ की अगर हम प्रजातियों की बात करें, जैसे हम बात कर रहे थे अभी ऊना जिले की, तो वहाँ पे पुखराज हमारी एक प्रजाति है, कुफरी पुखराज, वो बहुत अच्छी फसल देती है और कम अवधि में वो किसानों को फसल दे देती है। वहाँ पे लगभग अगर आप बात करें तो किसान 60 से 70 दिन में ही आलू को खोद लेते हैं, ताकि उनकी जो बाकी की फसलें हैं, आलू से पिछली फसल या आलू से आगे की फसल, वो दोनों फसलें जो हैं वो साथ ले पाएं और तीसरी फसल बीच में आलू की भी ले सकें। और इसका एक और उनको फ़ायदा मिलता है, वो उस टाइम पे आलू को निकालते हैं जब अन्य जगह पे आलू की फसल या आलू की पैदावार नहीं होती है, तो उससे उनको आलू का एक बहुत ही बढ़िया दाम मिलता है मार्केट में। डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई जैसे हमारे आज का विषय भी यही है कि कौन कौन सी जो है इसमें प्रमुख इसके जो है उत्पादन किए जा सकते हैं आलू की किस्मों को लेकर के। जब हम उत्पादन की बात करते हैं, देखिए उत्पादन के लिए जो मुख्य घटक होते हैं, जलवायु का अनुकूल होना, उचित भूमि का होना, सिंचाई की व्यवस्था होना। मैं चाहूँगा कि हम दर्शकों को इसकी भी जानकारी दें। यदि हम बात करें, क्योंकि जलवायु की तो आपने बात कर दी कि इसको किस क्षेत्र में किन किन प्रजातियों का हम पैदावार कर सकते हैं। अब यदि हम भूमि की बात करें, क्योंकि देखिए आम किसान बागवान जो इसको कार्यक्रम को देख रहा है उसको इस जानकारी का होना बहुत ही आवश्यक है। बिल्कुल सही। तो यदि भूमि है तो भूमि किस प्रकार की होनी चाहिए ताकि उसमें आलू का उत्पादन सही प्रकार से हो सके? देखिए, मिट्टी का अगर हम बात करें, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पानी रुकता नहीं है जी। तो एक तो मिट्टी जो है वो थोड़ी सी भुरभुरी सी होनी चाहिए, जिसको हम अगर इंग्लिश में बात करें तो सैंडी, थोड़ा सा सैंडी कंपोनेंट उसमें होना चाहिए, ताकि आलू, क्योंकि आप जानते हैं आलू की फसल मिट्टी के नीचे रहती है, ठीक है। तो और दूसरा, उसमें पानी के साथ मिट्टी बहनी नहीं चाहिए ताकि वो आलू जो है अंदर दबा रहे। तो अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पे कुछ क्षेत्रों में तो हमें सैंडी लोम टाइप मिट्टी मिलती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जहाँ ऑर्गेनिक कार्बन ज़्यादा रहता है तो मिट्टी थोड़ी सी हार्ड भी होती है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में पानी नहीं रुकता है। तो पानी नहीं रुकने की वजह से यहाँ किसी भी मिट्टी में, उस तरह की मिट्टी में भी फसल अच्छी मिल जाती है। लेकिन अगर हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ मिट्टी भुरभुरी सी होनी चाहिए, सैंडी लोम होनी चाहिए, जिससे कि आलू की उपज जो है, नीचे आलू जो है वो कहीं अटके ना, उसका प्रॉपर एक शेप मिले आलू को, और आलू जो है वो प्रॉपर ग्रोथ कर पाए, ताकि आलू का साइज भी अच्छा बढ़ पाए और उसको किसान को उत्पादन भी अच्छा मिले। डॉक्टर साहब, ये तो बात होगी भूमि के चयन को लेकर के। देखिए, किसी भी उत्पादन के लिए मृदा का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इन सभी की उपलब्धता का होना। तो क्या मिट्टी का परीक्षण इस उत्पादन के लिए, आलू की जो हम विभिन्न प्रजातियों की बात कर रहे हैं, क्या उसके लिए भी आवश्यक है? देखिए, अगर हम मिट्टी के परीक्षण की बात करें तो किसी भी उपज के लिए मिट्टी का परीक्षण जरूरी है, और हर किसान को अगर वो नहीं करवा सकता हर किसान, तो एटलीस्ट जो उसके पड़ोसी किसान है या आसपास का जो भूमि का क्षेत्र है उसमें से कुछ सैंपल लेके वो मिट्टी का परीक्षण जरूर करवाना चाहिए। और जो वो फर्टिलाइज़र उसमें डालते हैं, खाद डालते हैं, जो इनऑर्गेनिक खाद हम बोलते हैं, तो उस खाद का डालने का जो विधि है वो मिट्टी के परीक्षण के बाद ही उनको पता लगता है कि कितनी खाद उनको नाइट्रोजन देनी चाहिए, कितनी फास्फोरस देनी चाहिए, कितना पोटाशियम देना चाहिए। तो ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा, और किसानों को इस बात की जानकारी हमेशा रहनी चाहिए कि वो कुछ समय के बाद अपनी मिट्टी का परीक्षण जो है वो करवाते रहें, क्योंकि मृदा स्वस्थ होगी तभी उत्पाद स्वस्थ होगा। बिल्कुल सही कहा। अगला महत्वपूर्ण घटक जो एक उत्पादन के लिए, सिंचाई की व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए? देखिए, अगर हम आलू की बात करें तो आलू को आपने खुद देखा होगा, आलू एक ऐसी फसल है
जिसमें लगभग 80% जो है प्रतिशत जो है हाँ जी। वो पानी होता पानी है, होता है, बिल्कुल और सही। लगभग 20% जो है वो शुष्क पदार्थ रहता है। जी जी देखिए, अगर आलू को सिंचाई पूरी नहीं मिलेगी तो आलू की फसल पूरी तरह से उसकी बढ़वार नहीं हो होगी। पाएगी। तो आलू में सिंचाई जरूर उसको, अगर हम पूरी फसल की बात करें तो लगभग 7 से 8 बार उसको सिंचाई देनी पड़ती है मैदानी क्षेत्रों में, कई बार इससे भी ज़्यादा, क्योंकि वो ये डिपेंड करता है कि आपका मौसम किस तरह का है। डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ता एक प्रश्न जो मेरे जहन में आया, क्योंकि देखिए कई बार हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस इस प्रकार की बनती है, या तो वर्षा होगी तो बहुतायत में होगी, वर्षा नहीं होगी तो बिल्कुल नहीं होगी। ऐसे में क्या जो माइक्रो इरिगेशन, सूक्ष्म जो टपक सिंचाई प्रणाली योजनाएं हैं, इनके माध्यम से भी क्या इसकी पैदावार संभव है? ऐसे क्षेत्रों में फिर किस प्रकार से कोई ऐसी आपकी रिकमेंडेड प्रजाति जो कम पानी लेकर के उत्पादन ज़्यादा दे, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस पे भी हमारा शोध कार्य हुआ है, और जैसा कि आपने बोला कि टपक प्रणाली से जो पानी दिया जाता है, जिसको हम माइक्रो इरिगेशन कहते हैं, उससे आलू का उत्पादन अभी भी हो रहा है। कुछ अगर हमारे हिमाचल प्रदेश में तो बहुत ज़्यादा टपक प्रणाली को आलू में नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अगर हम अन्य क्षेत्रों की बात करें, वहाँ पे टपक प्रणाली से आलू में सिंचाई की जा रही है और उसके बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं, क्योंकि आलू में उस समय उसको पानी मिलता है जितनी ज़रूरत है, पानी की वेस्टेज कम होती है और एक उचित उपयोग पानी का किया जाता है टपक प्रणाली से, तो उससे उपज भी अच्छी मिलती है। और जैसे कि आपने प्रजातियों की बात की, हाँ, हमारा कार्य इस क्षेत्र में हुआ है, और कुछ प्रजातियों की अगर हम बात करें तो जिनको हम बोलते हैं कि वो कम पानी में भी अच्छी उपज दे जाती हैं, तो इसमें थार सीरीज़ की हमारी प्रजातियां हैं मैदानी क्षेत्रों के लिए, कुफरी थार 1, थार 2, थार 3। तो ये प्रजातियां जो हैं ये कम पानी में भी अच्छी उपज दे जाती हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, आलू के लिए पानी जरूरी है, तो पानी तो उसको देना ही चाहिए। बिल्कुल। एक प्रश्न इसी से जुड़ता, डॉक्टर साहब, लैंड होल्डिंग्स कम होती जा रही है दिन प्रतिदिन, वो चाहे प्रदेश की बात हो, देश की बात हो, क्या ये पैदावार खुले खेतों में ही की जा सकती? क्योंकि आज एक पॉली हाउस का भी दौर, और पॉली हाउस का ये कंसेप्ट रहता है कि एक कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से रातों रात फसल का उत्पादन करो, सुबह उसको बाजार में उतार दो। तो इस दृष्टिकोण से क्या कहना चाहेंगे आलू के संदर्भ में? देखिए, मैं ये कहूँगा, क्योंकि आलू एक कैश क्रॉप की तरह फसल है। जी बिल्कुल। और उसका उत्पादन भी बहुत ज़्यादा रहता है। अगर आप किसी भी अन्य फसल से इसको तुलना करेंगे तो आलू का उत्पादन जो है वो टन्स में जाता है, जबकि अन्य बाकी फसलों का उत्पादन कुछ क्विंटल्स में रहता है प्रति हेक्टेयर की अगर हम बात करें तो। अब आपने जैसे बोला पॉली हाउस में, देखिए पॉली हाउस में हम रिकमेंड नहीं करेंगे कि आलू को उगाएं। हाँ, बीज के लिए जरूर पॉली हाउस के अंदर उगाया जा सकता है, क्योंकि बीज के लिए आपको क्वालिटी सीड प्रोडक्शन करनी होती है। क्वालिटी चाहिए, कोई इंसेक्ट पेस्ट अंदर नहीं घुसने चाहिए, जिससे कि आलू का बीज जो है उसमें कोई वायरस ना पहुंच जाए, विषाणु ना चला जाए। तो बीज के लिए पॉली हाउस के अंदर किया जा सकता है। अन्यथा अगर नॉर्मल क्रॉप टेबल पोटैटो की ले रहे हैं, जो हम खाने के लिए आलू का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए तो खुले खेतों में ही आलू की उपज लेना जो है आज के समय में अभी उचित है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा उनका पॉली हाउस में हो जाएगा और फसल का उत्पादन जो है, जो बाहर उनको मिलता है उतना अच्छा हो सकता है वो अंदर ना मिल पाए और उनकी कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। डॉक्टर साहब, जब कोई उत्पादन होता है तो उसमें कीट रोग, क्योंकि देखिए कीट रोग चाहे वो फसल है चाहे मनुष्य है, सभी में लग जाते हैं। उस दृष्टिकोण से, क्योंकि वैसे तो मैं समझता हूँ क्योंकि आपका जो संस्थान है वो निरंतर शोध करता है, ऐसी प्रजातियों को वो रिकमेंड करता है जिसमें बीमारी कम लगने के जो आसार होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं प्रकोपित हो ही जाती है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भी कौन कौन से ऐसे थंब रूल वाले कौन से रोग हैं जिसको हमारा एक आम किसान बागवान समझ सके, और यदि कोई बहुत प्रकोपित हो जाता है उसके लिए तो आपका विचार विमर्श लेना उनका बहुत आवश्यक हो जाएगा, लेकिन जो एक सामान्य रोग है वो कौन कौन से पनपते हैं? देखिए, फिर आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा जो कि किसानों की जानकारी के लिए बहुत ही उचित रहेगा। हमारी एक मंशा रहती है डॉक्टर साहब, क्योंकि देखिए डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए जो आम जनमानस के लिए हो। बहुत सही। यदि हम साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे तो वो शायद कहीं स्टूडियो तक ही जो है सीमित रह जाए।
तो डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना। हाँ, देखिए जैसे कि आपने पूछा कि किसानों को कौन सी चीज़ों का पता रहना चाहिए, बीमारियों और कीटाणुओं का, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट या प्रमुख बीमारी यहाँ आती है वो पिछेता झुलसा की बीमारी है। उसमें पत्ते जो हैं वो कहीं ना कहीं पहले उसमें फंगस लगती है और फंगस के बाद वो काले पड़ने शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे पूरे पत्ते झड़ जाते हैं, फिर वो पौधे के तने में आ जाता है, तना भी सूख जाता है, आप देखेंगे तो धीरे धीरे पूरी फसल तबाह हो जाती है पिछेता झुलसा से। तो इसके लिए तभी मैंने पहले ही बताया कि हमारा शोध कार्य हुआ है और इसमें हमारे संस्थान की तरफ से एक इंडो ब्लाइट कास्ट मॉडल है जो कि फोरकास्टिंग मॉडल है, जिससे किसानों को एसएमएस के माध्यम से सलाह दी जाती है कि ये बीमारी अभी अगले 10 दिन बाद आने वाली है मौसम को देख के, तो वो या तो जो प्रजातियां उन्होंने लगाई हैं अगर तो वो रोग रोधी हैं पिछेता झुलसा के लिए तब तो ठीक है, अगर वो रोग रोधी नहीं है तो उनको साथ में हम ये भी रिकमेंड करते हैं कि कौन से फफूंदी नाशक इसके लिए इस्तेमाल करें और कितने दिन बाद स्प्रे करें। जी डॉक्टर साहब, जब हम स्प्रे की बात करते हैं तो हमारा ध्यान स्वतः ही आकर्षित हो जाता है रासायनिक खादों की तरफ, और जबकि हम कहते हैं हर कार्यक्रम में हमारे जो भी विशेषज्ञ आते हैं या हम किसानों के साथ वो कहते हैं कि अब हम रसायनों, एक समय था हरित क्रांति का, हमारी आवश्यकता थी, हमें प्रचुर मात्रा में उत्पादन चाहिए था, हमने जो है प्रचुर मात्रा में रसायनों का प्रयोग किया, लेकिन अब समय के साथ साथ जो है परिस्थितियाँ बदलती जा रही हैं, लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हो गए हैं, एवरीबॉडी इज़ हेल्थ कॉन्शियस, हम आप भी हेल्थ कॉन्शियस है, तो ऐसे में ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती को आप इस संदर्भ में, आलू के संदर्भ में कैसे बताना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए हमारा भी संस्थान इस क्षेत्र में भी कार्य कर रहा है और जैसे मैंने बताया अगर हम ऑर्गेनिक या प्राकृतिक खेती की तरफ जा रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं रोग रोधी किस्मों को ही खेत में लगाना पड़ेगा ताकि उनको कोई भी केमिकल जो है वो स्प्रे ना करना पड़े बीमारियों की रोकथाम के लिए। और दूसरा जो बीज है वो कहीं ना कहीं उनको अच्छी क्वालिटी का बीज जो है वो लेना पड़ेगा, चाहे वो डिपार्टमेंट के माध्यम से ले या किसी अन्य माध्यम से ले, तो उनको वो बीज भी डॉक्टर साहब मैं क्षमा चाहूँगा, आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूँगा। हम दर्शकों को एक आवश्यक सूचना देना चाहते हैं, आप डीडी हिमाचल के सभी कार्यक्रमों को हमारे यूट्यूब, इंस्टाग्राम के ऊपर भी जो है फॉलोअप कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, आप लॉगिन करके जो है हमें फॉलोअप करके इन कार्यक्रमों को देख सकते हैं। डॉक्टर साहब क्षमा चाहूँगा, आप बता रहे थे कि किस प्रकार से जो है उर्वरकों का कम प्रयोग करके ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग की ओर जाया जा सकता है। बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कि एक तो उनको प्रजाति ऐसी लेनी पड़ेगी जो कि रोग रोधी हो और दूसरा वो आपके संस्थान द्वारा विकसित की गई हैं। जो प्रमुख रोग हैं उनके लिए हमारे पास रोग रोधी प्रजातियां हैं। दूसरी बात जो उनका बीज है, बीज उनको अच्छी क्वालिटी का बीज इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है आलू का बीज जो है आपको पता है क्लोनली प्रोपेगेटेड क्रॉप है, बार बार आलू से ही मल्टीप्लाई होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं बार बार मल्टीप्लिकेशन में रोग बढ़ते जाते हैं और उनकी पैदावार जो है फिर वो धीरे धीरे घटती जाती है। तो हम ये बताते हैं कि एटलीस्ट 2 या 3 साल बाद वो बीज जो है वो उसको अपना बदल लें, नया उच्च प्रजाति या उच्च क्वालिटी का बीज जो है वो फिर से इस्तेमाल करें, फिर उसको 2-3 साल यूज़ करें, फिर इस तरह से चेंज करते रहें। या जो किसान भाई खुद बीज बनाना जानते हैं तो उनको पता रहता है कौन से पौधे रखने हैं बीज के लिए, कौन से नहीं रखने हैं, खासकर जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे इन विषाणुओं का रोग जो है वो कहीं ना कहीं कम रहता है और ये बीज उत्पादन के लिए भी अच्छे क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र आलू का बीज उत्पादन के लिए। डॉक्टर साहब अब हम थोड़ा सा और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चाहेंगे कि हम धरातल वाली ही आज जानकारी यहाँ से दें। कंद की जो किस्में होती हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं किसान बागवान हमारा आलू लगाए, लेकिन आलू आपके द्वारा दी गई जानकारी के अनुरूप लगाए, क्योंकि ये धरातल वाली जानकारी है। हम बात कर दें कि हमने साइंटिफिक ये किया, वो आम किसान बागवान के समझ में नहीं आएगी। तो कंद का चयन किस प्रकार से होना चाहिए, स्वस्थ हो किस प्रकार से, उस पर आप बताइए। देखिए जैसा मैंने अभी बात ही कर रहे थे हम कि हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं यहाँ पे अगर आप वैसे ही देखें तो लाहौल स्पीति से पूरे
पूरे देश में बीज पहले जाता था, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में भी हमारे संस्थान द्वारा कुछ ऐसी वैज्ञानिक विधि से चीज़ें विकसित की गई जिससे कि मैदानी क्षेत्रों में भी बीज का उत्पादन शुरू हो गया। लेकिन अभी भी पहाड़ी क्षेत्रों का जो बीज है उसको उच्चतम क्वालिटी का माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे वो विषाणु नहीं रहते हैं जो कि नीचे मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो जैसा कि आपने कंद के सिलेक्शन की या चयन की बात की, तो उसमें क्या होता है, पौधा पहले तो ऊपर बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, पत्ते मुड़े नहीं होने चाहिए, कहीं उसमें पीलापन ना हुआ हो, कहीं सिकुड़ ना रहे हो, तो स्वस्थ पौधा देखें। स्वस्थ पौधे के बाद जब कंद निकालें तो कंद को भी देखें बिल्कुल साफ सुथरा हो, कहीं से कोई उसमें बीमारी ना लगी हो। तो इस तरह के कंद जो है वो बीज के लिए आगे रख सकते हैं। जी हम दर्शकों को यही कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब आपकी जानकारी के माध्यम से कि विशेषज्ञों के प्रयास तो रहते ही हैं, लेकिन हमारे किसानों को भी थोड़ा सा सजग और प्रयासरत रहना पड़ेगा। दर्शकों, तभी कहा जाता है कि तस्मात् कृषि प्रतनेन कुर्यातः सर्व सुख संयुतः, अर्थात कृषि में हमारे विशेषज्ञों के सहयोग से और स्वयं किसान के जो प्रयत्न होते हैं, जब ये दोनों का सामंजस्य होता है तो सुख की अनुभूति होती है। सुख की अनुभूति अर्थात जब सुखद उत्पादन होगा, स्वस्थ उत्पादन होगा, तो किसान को भी खुशी होगी क्योंकि उसकी आर्थिक सुदृढ़ होगी, और विशेषज्ञ को भी एक जिसे कहते हैं ना मानसिक तौर पर बड़ा शांति मिलेगी और अच्छा फील होता है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी के माध्यम से किसान को लाभ हो रहा है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगले पड़ाव की तरफ जाते हैं, निराई गुड़ाई, क्योंकि ये इसी से जुड़े हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा डॉक्टर साहब एक प्रश्न और, आलू को जब लगाते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी फसल होती है उसमें कहा जाता है कि जी इतनी दूरी रखनी चाहिए, पानी की निकासी का होना चाहिए, उस पर भी चाहूँगा कि आप थोड़ा सा बताएं। देखिए, ये आपने बहुत ही अच्छा फिर से सवाल पूछा है कि कितनी दूरी पे आलू को लगाना चाहिए। तो देखिए, हम तो क्योंकि वैज्ञानिक विधि की अगर हम बात करें तो लगभग 60 सेंटीमीटर की दूरी जो है एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की रखनी चाहिए आलू लगाते समय, और एक आलू से दूसरे आलू के बीच की दूरी जो है लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर की रखेंगे तो वो अच्छा उत्पादन उनको मिलेगा। उससे क्या होता है, जो बीच का एरिया है वहाँ से पानी का निकास अच्छे से हो जाता है, क्योंकि आपको पता है आलू में कहीं ना कहीं ऊपर से मिट्टी चढ़ानी पड़ती है, ठीक है, तो कि वो आलू जो है वो अच्छे ढंग से वहाँ विकास हो और अच्छे आलू का उनको अच्छे आलू बड़े आलू साइज में मिले मिट्टी अगर चढ़ी रहेगी ऊपर तो। जी डॉक्टर साहब, जब निराई गुड़ाई की बात करते हैं और मैंने कहा पानी की निकासी के लिए, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जैसे हम मक्की में देखते हैं कि उसकी गुड़ाई होती है, लेकिन वो पानी के लिए, क्योंकि यदि बहुतायत में भी देखिए कहते हैं ना कि अति सर्वत्र वर्जित। बिल्कुल सही कहा आपने, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड फॉर इवन ह्यूमन और फॉर द प्लांट्स ऑल्सो, उस पर क्या कहना है? देखिए, पानी का निकास मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पहाड़ी क्षेत्रों में पानी बहुत ज़्यादा रुकता नहीं है, तो आलू की फसल में कहीं भी ऐसा हमने देखा नहीं है कि पानी रुकने की वजह से बहुत की परेशानी आई हो। डॉक्टर साहब, जब हम मैदानी इलाकों की बिल्कुल हाँ, अगर हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो उनको खेत में बीच में कुछ ऐसे एरिया रखने पड़ेंगे जहाँ पे वो नाली बना सकें, और खेत का जब वो खेत में जुताई करते हैं तो उसके बाद खेत का जो एक हम बोलते हैं ना उसको समतल करना है, तो उसको इस तरह से करें कि देख लें किस तरफ को स्लोप है और कहाँ पे उनको नालियाँ रखनी है, तो उस तरह से अगर प्रॉपर नालियाँ रखेंगे तो कहीं भी पानी रुकेगा नहीं हाँ। और जब गुड़ाई की हम बात करते, क्या इसमें निराई गुड़ाई भी करनी पड़ती? क्योंकि देखिए खरपतवार देखिए शायद कहीं ना कहीं बिल्कुल प्रकोपित करते हैं, उस बिल्कुल हाँ। खरपतवार का क्या होता है, क्योंकि आलू में जब आलू लगाया जाता है तो उसके बाद कुछ दिन बाद तो आपको कहीं ना कहीं खरपतवार का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है, लेकिन जैसे आप गुड़ाई करते हैं फिर से तो वो मिट्टी के साथ जो खरपतवार है वो दब जाते हैं, तो बहुत ज्यादा खरपतवार की प्रक्रिया है, ये कितने दिन के पश्चात होनी चाहिए? ये देखिए, जब पौधा ये आपको अपनी फसल देख के करना है, क्योंकि आलू अगर आपके अच्छे अंकुरित हैं, वो लगाए गए हैं, तो लगभग आपके 30 दिन में आलू का पौधा जो है अच्छा विकसित हो जाता है, तो लगभग 30-35 दिन बाद जो है वो आप गुड़ाई जो है वो कर सकते हैं उसमें। हाँ डॉक्टर साहब, आपका क्योंकि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है और निरंतर आपके संस्थान में अनुसंधान चलता रहता है, आज के समय में एक एग्रो टूरिज्म नाम का कंसेप्ट भी है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आलू के संदर्भ में? क्योंकि सेब के संदर्भ में तो सुना ही है, लेकिन आलू के संदर्भ में ये बहुत ही अच्छा आपने कनेक्ट किया आलू के साथ। देखिए क्या है, आज के अगर समय की बात करें
तो बच्चे, या अगर हम बड़ों की भी बात करें तो शहरों में लोग रह रहे हैं, बच्चे शहरों में रह रहे हैं, उन्होंने फसल देखी नहीं होती है। देखिए, फसल का पता ही नहीं होता है कि आलू के पत्ते कैसे होते हैं, आलू का फूल कैसा होता है। तो अगर हम ये बात करें तो अगर किसान इस तरह से एग्रो टूरिज्म की तरफ जाएं और आलू में भी जाएं, तो अब अपने खेत में लोगों को बुलाएं, टूरिस्ट को बुलाएं, वहां पे आलू की फसल भी दिखाएं, साथ में उनका आमदनी भी होगी किसान की, और साथ में कुछ हट बना लें जहां पे वो थोड़े टाइम रुक ले, जो उनके टूरिस्ट आए हैं, तो वो फसल भी देख लेंगे, उनके बच्चों को भी जानकारी मिलेगी, तो एक तरह से स्टडी भी हो जाएगी। और डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ जो हमारे सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी की एक योजना भी है, दोगुनी आय वाली किसान की। आपने कहा ये एग्रो टूरिज्म में एक जो है बिल्कुल बढ़ता हुआ कदम हो सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने आज के विषय से संबंधित दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि अशक्यम प्रकृते ऋते जीवनम, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि इको टूरिज्म, प्रकृति के साथ प्यार करोगे तो टूरिज्म भी बढ़ेगा और किसान की जो है आय भी बढ़ेगी। तो अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।